Right. So what we actually did in the last couple of lectures is that हमने shear stress, हमने बहुत सारे stresses के फॉर्मूले ड्राइव किए हैं विद इन द बॉडी ऑफ द स्क्रू एंड विद इन द थ्रेड्स ऑफ द स्क्रू. ठीक है. तो अगर हम अपने स्मूथ कंपोनेंट्स देखें हमने क्या क्या ड्राइव किया. हमने पहला था एक shear stress due to torsion और एंड दैट वन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड टॉर्क. तो हमने ये बात की थी कि there are going to be two torques, TR and TL, and TR is always going to be more than TL because आप जब रेस कर रहे होते हैं आप फोर्स F के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं. मुझसे किसी somebody raised a hand, मैंने नाम नहीं देखा. यस सर, वो मैंने रेस किया था कि जो T है इसमें T में टॉर्क में TR की वैल्यू होगी, TL की वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी? हाँ एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा था. सही. वो पॉइंट ये है कि देखें सिंस TR इज मोर देन TL और ये जो फॉर्मूला है आपका ये सिर्फ T के ऊपर डिपेंड करता है. तो in order to calculate shear stresses we would always use the larger value. उसकी वजह ये है क्योंकि वो shear stress ज्यादा प्रेडिक्ट होंगे तो हमें ज्यादा पे चेक करना है सिस्टम फेल तो नहीं हो रहा. तो we are always going to use TR here. सही है क्योंकि आप TR is going to be more than TL. बेसिकली ज्यादा वाले वैल्यू यूज करनी है shear stress के फॉर्मूले में. But whichever is more. सही. DR is the root diameter, वो हमें पता होगा. ठीक है. तो we can directly find this out. ये हमने चेक किया था कैसे निकल के आ रहा है. बट in order to actually apply it we are going to see a numerical today जिसमें हम चेक करेंगे. डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है, फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हो जाता है. अगर आप TR निकाल लेते हैं, आप DR निकाल लेते हैं, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस. सही होता है. ये TC इसमें नहीं आएगा कॉलर फ्रेश? नहीं, वो TR के फॉर्मूला के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है ना. TR के TR प्लस TC नहीं, हमने उसको कन्वर्ट इस तरह कर लिया था. हमने कहा था कि TR इज एक्चुअली टू क्वांटिटीज. एक क्वांटिटी थी जो कि फंक्शन था आपके लोड का और आपकी थ्रेड फ्रिक्शन का, और दूसरी जो क्वांटिटी थी वो फंक्शन था आपके कॉलर फ्रिक्शन. तो जो पूरी दोनों का सम था ना, तो दिस इज द कॉलर, सेकंड वन इज द कॉलर फ्रिक्शन पार्ट. तो जो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है वी आर कॉलिंग इट TR. सही है. तो TR को हमने ग्रेजुअली बिल्ड किया. पहले हमने TR को बिल्ड किया यूजिंग ओनली द फोर्स एंड द थ्रेड फ्रिक्शन. लेट मी गो बैक टू द स्लाइड. दूसरा स्लाइड पे चला दो बिकॉज़ दिस नीड्स टू बी क्लैरिफाइड. ये हमने कॉलर फ्रिक्शन निकाली थी. ठीक है. फिर उसके बाद अगर मैं आपको वाला फॉर्मूला दिखाऊं जो कि हमने TR पहले कैलकुलेट किया था. TR का ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया, पहली लाइन में लिखा हुआ. ठीक. जो एक्चुअली TR है इट इज गोइंग टू बी दिस थिंग प्लस TC. तो TR incorporates both effects. TR incorporates the effect of the collar friction and it incorporates the effect of the load and the thread friction. ठीक है. तो ये कंबाइंड चीज को हम TR कह रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे कि ये TR और सेकंड टर्म TC है, उन दोनों का सम आ रहा है. जो पूरी चीज है हम उसको TR कहेंगे. कॉलर फ्रिक्शन इज पार्ट ऑफ TR एंड TL नाउ. ठीक हो गया. उसको अलग अलग ट्रीट नहीं करना. TR का पार्ट है कॉलर फ्रिक्शन. अच्छा. अब आगे आए तो हमने दूसरी जो चीज देखी थी, हमने कहा था कि एक्सियल स्ट्रेस होगी बॉडी के अंदर. दिस इज ड्यू टू द लोड अप्लाइंग ऑन द पावर स्क्रू फ्रॉम टॉप. ठीक है. लोड F अप्लाई हो रहा है. तो दिस स्ट्रेस इज एक्चुअली F अपॉन A. सिंपल है. एंड दिस इज गोइंग टू बी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस. तो यू आर गोइंग टू नीड अ माइनस साइन हियर. जब एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर माइनस साइन यहाँ पे प्लेस भी करेंगे. नाउ इसके हमने ये बात की थी कि इन अ पावर स्क्रू देयर आर मल्टीपल एरियाज अवेलेबल. एक आउटर डायमीटर का एरिया है, एक मीन डायमीटर का एरिया है, एक रूट डायमीटर का एरिया. एंड द आउटर डायमीटर एरिया इज द लार्जेस्ट वन एंड द रूट डायमीटर एरिया इज द स्मॉलेस्ट. तो हमने यहाँ पे बोला था कि अगर हम रूट डायमीटर यूज करेंगे तो इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट क्योंकि सबसे छोटा हमने एरिया यूज किया तो हम स्ट्रेसेस को ज्यादा प्रेडिक्ट कर रहे हैं. तो ये कंजर्वेटिव बात कर रहे हैं. हम सिस्टम को ओवर डिजाइन करने की बात कर रहे हैं जस्ट टू बी सेफ. बिकॉज ये एक हाई लोड एप्लीकेशन है. इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल बोल्ट. ठीक है. इसमें नॉर्मल बोल्ट के अंदर आप लोड बेयर नहीं कर रहे होते, आप फासन कर रहे होते हैं. इधर आप लोड बेयर कर रहे हैं. ठीक है. तो हम सेफ रहने के लिए वी आर यूजिंग अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ एरिया. छोटा एरिया यूज कर. हमने उसके बाद दो डिफरेंट चीजों की बात की थी, एक बेयरिंग स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस की. दोनों के अंदर देयर वाज
couple of things which we needed to discuss. हमने एंड में आखिरी स्लाइड के अंदर इसको डिस्कस भी किया था, तो वो चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेसेस इन द थ्रेड्स, तो हर थ्रेड के ऊपर स्ट्रेस अलग प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास डिफरेंट थ्रेड्स हैं हर थ्रेड के ऊपर लोड सेम हो, ऐसा नहीं होगा। तो लोड्स विल बी डिफरेंट इन ईच थ्रेड। तो उसका एक रूल ऑफ थंब उन्होंने बता दिया है कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। बुक के अंदर लिखा हुआ भी, हमने स्लाइड्स में भी एक अलग स्लाइड के अंदर मेंशन कर दिया। वो ये है कि लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि सबसे ज्यादा लोड कौन सा थ्रेड बेयर कर रहा है और उसके अंदर स्ट्रेसेस चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर बाकी सब में लोड कम है तो उनके स्ट्रेसेस भी कम होंगे। तो व्हाट people have tested out is that the first thread bears the maximum load और ये gradually reduce होना शुरू कर देता है, और 7, 8, 9 threads के बाद फिर आपके जो stresses जो है बाकी जो आगे के threads हैं वो load bear नहीं कर रहे हो। एक rule of thumb ये है कि पहले thread को हम ले लेते हैं कि पहला thread जो है 38% load bear कर रहा है। तो हम अपने फॉर्मूला के अंदर if we just consider this to be 38% of the total load, और मैं बोल दूं कि मैं सिर्फ एक थ्रेड की बात कर रहा हूँ, यानी एंटी में 1 पुट कर दूं, तो देन आई एम एक्चुअली गोइंग टू बी एबल टू फाइंड आउट द मैक्सिमम थ्रेड इन द स्ट्रेसेस। वो वाला थ्रेड हमने बेसिकली कंसीडर कर लिया जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेसेस होगी। ये भी हमने बात की हुई है पिछली क्लास में कि दैट द बेयरिंग स्ट्रेसेस आर आल्सो नेगेटिव, ठीक है, कंप्रेसिव होते हैं बेयरिंग स्ट्रेसेस, टेंशन के अंदर नहीं होते, बिकॉज बेयरिंग स्ट्रेसेस आर नॉट एन एक्चुअल स्ट्रेस, इट्स जस्ट अ कॉन्टैक्ट प्रेशर, और प्रेशर तब बिल्ड होगा जब चीजें आपस में पुश हो रही होंगी, तो कंप्रेशन के अंदर ही सिर्फ कॉन्टैक्ट प्रेशर बिल्ड होगा। ठीक हो गया। फिर हमने बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात की थी। बेंडिंग स्ट्रेस में हमने ये बोला था कि दे आर आल्सो अकरिंग इन द थ्रेड्स, और थ्रेड के अंदर वी आर कंसीडरिंग द थ्रेड एज अ बीम। तो हम अगर एक अपनी बीम कंसीडर करें जो हम पहले बना, जो आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स वगैरह में देखी होगी, इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड इस सिस्टम के अंदर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो इफ वी ट्राई एंड ड्रॉ द स्ट्रेसेस हियर, व्हाट वी यू नो दिस ऑलरेडी, स्ट्रेसेस जो होते हैं, स्ट्रेसेस आर एक्चुअली टेंसाइल इन वन डायरेक्शन एंड कंप्रेसिव इन द अदर डायरेक्शन, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर फॉर एग्जांपल इस केस में आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस है, नीचे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो बीम का एक्सिस है ना आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस उसकी डायरेक्शन में ही है, तो ऑल द स्ट्रेसेस आर डायरेक्टेड लाइक दिस along the axis of the beam, which here for us would turn out to be our x axis। so ये जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है हमारे x डायरेक्शन में एक्ट कर, ठीक है। इसके अंदर भी वही बात हो रही है कि आपके पास f आ रहा है, तो f को हम लोग 0.38 f से रिप्लेस कर देंगे और nt को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो we only talk about the bending stress in the thread जो कि मैक्सिमम लोड बेयर कर रहा है, ठीक। तो हमने उसके बाद ये बात की थी, तो हम जस्ट रिवाइजिंग दिस, तो हमने उसके बाद ये बात की थी कि हमारे पास जो भी स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली 3 स्ट्रेसेस हैं। इसके अंदर बेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू नहीं है, बेयरिंग स्ट्रेस में शो नहीं है ना, बिकॉज बेयरिंग स्ट्रेस इज नॉट एन एक्चुअल स्ट्रेस। तो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस है, हमारे पास एक्सियल स्ट्रेस है, जिसको टेंसाइल मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आई फॉरगॉट टू करेक्ट दिस। एक्सियल स्ट्रेस है और टॉर्शनल स्ट्रेस है। बेंडिंग स्ट्रेस हमने कभी बात की कि इट इज अलोंग द एक्सिस, ठीक है, और जो आपका एक्सियल स्ट्रेसेस है दे आर बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सो द बेंडिंग स्ट्रेसेस आर आल्सो डायरेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस। सही हो गया। और जो आपका टॉर्शनल स्ट्रेसेस है देयर इन द वाई जी प्लेन। ये मैं आपको अभी विजुअलाइज करवाता हूँ कि वाई जी प्लेन कौन सी होती है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने किया क्या, ये आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में करते हुए आ रहे हैं कि हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, एंड इन दिस एलिमेंट वी कैन हाईलाइट ऑल अवर स्ट्रेसेस। तो द नॉर्मल स्ट्रेसेस आर दीज, ठीक हो गया। शेयर स्ट्रेसेस जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आपके पास शेयर स्ट्रेस फॉर एग्जांपल एक्स वाई, तो इसमें एक जो आपका एक्सिस होता है दिस शोज द नॉर्मल टू द प्लेन एंड दिस सेकंड वन शोज द डायरेक्शन। तो अगर मुझे एक्स वाई ड्रॉ करना है तो एक्स वाई ड्रॉ करने के लिए आई नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट द प्लेन जिसका नॉर्मल एक्स है, तो वो ये वाला है, दिस वन हियर। इसका नॉर्मल जो है वो एक्स एक्सिस है,
ठीक है ना, डायरेक्शन y है तो y डायरेक्शन इज अप, ठीक, तो दिस इज माय x y z x y z, ठीक, तो माय तो एक्स वाई इज ड्रॉन लाइक दिस, इसमें x जो है ये प्लेन का नॉर्मल शो कर रहा है और y जो है आपका स्ट्रेस की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो आपका जो टॉ वाई जी होगा, टॉ वाई जी इज गोइंग टू बी इन अ प्लेन जिसका नॉर्मल y है, विच इज गोइंग टू बी दिस प्लेन हियर, जो आपकी ये वाली प्लेन है, ठीक है। और उसके बाद हम जब इस पे डायरेक्शन z शो करेंगे तो हमारे जो स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आएगी, इट इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन शो। एक और पॉइंट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वो ये था कि जो पेयर्स होते हैं इस shear स्ट्रेसेस के, दे हैव द सेम वैल्यू। तो अगर मैं जेड वाई ड्रॉ करूँ, ये वो प्लेन है जिसका नॉर्मल, ये वो प्लेन है जिसका नॉर्मल जो है आपका जेड एक्सिस है और इसकी डायरेक्शन स्ट्रेस की वाई है, तो दिस इज टॉ जेड वाई, बट टॉ जेड वाई इज इक्वल टू टॉ वाई जेड, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीज होती है, कोई भी यूज कर सकते हैं, और ये चीज 2D पे तो एटलीस्ट आपने पढ़ी हुई भी है कि आप टॉ एक्स वाई और टॉ वाई एक्स को सेम लेते हैं, ठीक, सेम थिंग इज वैलिड है। तो ये हमारे तीन स्ट्रेसेस हैं जो कि हमारे पास सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक। ये यहाँ पे पूरा ड्रॉ हुआ है बट वो मैंने सारा ओवरराइट कर दिया, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस ताकि ये क्लीन रहे। फिर हमने बात की थी फेलियर थ्योरी की। फेलियर थ्योरी में कहते हैं दो होती है, वॉन मैसेज स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, दोनों डक्टाइल मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है, सही। ये वही बात लिखी हुई कि हम सिर्फ एक सिंगल थ्रेड की बात करते हैं, उसमें 0.38 एफ लोड बेयर कंसिडर कर लेते हैं और एंटी को हम 1 लेते हैं। अभी हमने जो है ना दो बेसिकली छोटी छोटी एग्जांपल्स देखी। पहली एग्जांपल इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एग्जांपल जो हमने पहले की थी, उसमें हमने सिर्फ डायमेंशंस कैलकुलेट की थी और टॉर्क कैलकुलेट किया था, हमने उसमें स्ट्रेसेस नहीं कैलकुलेट किए। तो वी नीड टू टॉक अबाउट द स्ट्रेसेस टुडे। हमने पहले क्या किया था, हमने कहा था कि हमारे पास चूंकि थ्रेड की प्रोफाइल बहुत वेल डिफाइंड है, तो अगर मुझे सिस्टम का डायामीटर, सिस्टम का अगर मुझे आउटर डायामीटर डी और सिस्टम की पिच पी पता हो, then we can find out what is dr and we can find out what is dm, ये निकाल सकते, ठीक है। तो ये वाली चीज हमने पीछे की हुई भी है एंड यू कैन गो एंड चेक दिस। उसको यूज करते हुए वी आर कैलकुलेटिंग टी आर एंड टी एल। अब ये वाला पॉइंट वही आ गया कि दिस एंटायर थिंग इज टी आर। इसको हम अलग से कॉलर फ्रिक्शन टॉर्क भी कह रहे थे, बट we don't need to actually treat this separately. The entire thing is TR. Similarly, this entire thing is TL. तो पूरी चीज को कॉलर फ्रिक्शन को काउंट करते हुए हम TR और TL कैलकुलेट कर, ठीक। एफिशिएंसी निकाली थी हमने। एफिशिएंसी में बोला था कि वी कंसीडर टू डिफरेंट टॉर्क्स, एक हमारा आइडियल टॉर्क है और एक एक्चुअल टॉर्क है। तो आइडियल टॉर्क T नॉट इज कमिंग व्हेन वी सेट द फ्रिक्शंस इक्वल टू 0। तो अगर मैं फ्रिक्शन को 0 कर दूंगा तो मेरे पास दिस टर्न्स आउट टू बी एफ डी एम डिवाइड बाई 2 टाइम्स एल डिवाइड बाई पाई डी एम। The Tm goes and you end up with FL upon 2 pi. So this is the ideal torque. This is the 100% efficiency torque that you can apply to lift the load. Right? So this FL upon 2 pi is your T naught divided by TR. उससे आपकी efficiency निकल के आएगी। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेसेस के लिए। What you would find is the stresses are actually very very direct. इसमें कोई इसमें कमाल की बात नहीं है। हमने सीधा सीधा स्ट्रेसेस की निकालने के लिए जो फॉर्मूलाज ड्राइव किए हैं वो हम अप्लाई करते हैं। हमेशा प्रॉब्लम ये ख्याल रखिएगा कि आपको नॉर्मली जो है ना सिस्टम में सिर्फ डी और पी नोन होंगे, तो आपको बाकी चीजें निकालनी पड़ेंगी। आपको किसी फॉर्मूले में डी आर यूज करना है, किसी फॉर्मूले में डी एम यूज करना है, तो यू नीड टू कैलकुलेट दोस। सिमिलरली आपको टॉ निकालने के लिए टी आर भी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल में हमने निकाल दिया है, बट अगर आपको सिर्फ डायरेक्टली स्ट्रेसेस पूछे तो यू विल नीड टू एक्चुअली फाइंड दिस आउट फर्स्ट बिफोर यू एक्चुअली सॉल्व फॉर द shear स्ट्रेस, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ अपने जो सिस्टम के अंदर जो भी कैलकुलेटेड रिजल्ट्स हैं उनको अप्लाई किया हुआ, एंड वी कैन डू दैट एंड वी कैन फाइंड आउट कि हमारे पास shear स्ट्रेस कितना आ रहा है। ख्याल ये रखें कि आपने यूनिट्स की कन्वर्जन को थोड़ा सा देखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर आपको यूनिट्स का थोड़ा सा बताऊं, तो हमने ऊपर जो यूनिट ले रहे हैं TR के, वी आर टेकिंग इट इन न्यूटन
मीटर्स, सही है। और नीचे जो हम यूनिट ले रहे हैं वी आर टेकिंग देम इन मिलीमीटर्स, ठीक है। तो यू विल नीड टू चेक दिस थिंग, प्रोसेस को चेक करें कि दिस एक्चुअली कम्स आउट टू बी मेगापास्कल्स। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो यू कैन सिंपली कन्वर्ट एवरीथिंग टू मीटर्स एंड न्यूटन्स एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स, और उससे रिजल्ट आपको जो निकल के आएगा वो पास्कल में निकल के आएगा, एंड देन यू कैन राइट इट इन मेगापास्कल और लीव इट इन पास्कल्स, डजंट रियली मैटर, ठीक है। तो मेगापास्कल दिस इज एक्चुअली 6.07 एक्सपोनेंशियल 6 मेगा एक्सपोनेंशियल 6 पास्कल्स, ठीक है। सिमिलरली हम अपने एक्सियल स्ट्रेसेस निकाल सकते हैं। एक्सियल स्ट्रेसेस इज, हमने बात की थी, एक्सियल स्ट्रेसेस आर एक्चुअली कंप्रेसिव, तो माइनस साइन खुद से प्लेस करना पड़ रहा है। एक फोर्स हमें पता है, द फोर्स इज 6.4 किलो न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स हमें पता थी 6.4 किलो न्यूटन, सो दिस 6.4 एक्सपोनेंशियल 3 is in newtons divided by millimeter square. The Newton per millimeter square is actually megapascal. You can check this thing, ठीक है। अगेन यूनिट का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी इसके अलावा देयर इज नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन, आपने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ और कुछ भी नहीं किया। बेरिंग स्ट्रेस में भी सेम चीज है। बेरिंग स्ट्रेस में नया क्या हो रहा है, बेरिंग स्ट्रेस में डिफरेंट ये हो रहा है कि हमने फोर्स को रिप्लेस करा दिया 0.38 F से, क्योंकि हम सिर्फ मैक्सिमम लोड वाले थ्रेड की बात कर रहे हैं, और एंटी को हमने कंसिडर कर लिया 1। तो यहाँ पे फोर्स थी, फोर्स की जगह हमने 0.38 F लिख दिया और एंटी की जगह पे 1 रख लिया, तो हमारे पास मैक्सिमम बेरिंग स्ट्रेस निकल के आ गया एक थ्रेड में। बाकी थ्रेड्स में जो बेरिंग स्ट्रेस होगा इससे कम होगा, ठीक है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस में हमने सेम काम किया कि हमने फोर्स को रिप्लेस करा दिया है विद 0.38 F और एंटी को रिप्लेस करा दिया है विद 1, ठीक है। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूलास, हमारे पास सारे स्ट्रेसेस निकल के आ गए, सारे कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेसेस निकालना इज वेरी डायरेक्ट, सबके फॉर्मूला अवेलेबल है, वी कैन अप्लाई दिस। इफ यू रिमेंबर कि हमने बोला था दिस इज tau yz, दिस इज सिग्मा y एंड दिस इज सिग्मा x। बेंडिंग जो थी x में थी, एक्सियल y में थी, और जो शियर था वो yz में था। बेरिंग स्ट्रेस इज नॉट एन एक्चुअल स्ट्रेस कंपोनेंट फॉर दिस, ठीक है। तो इसका कोई हम सिग्मा x सिग्मा y tau से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक। द क्वेश्चन आस्क्स अस नेक्स्ट कि हमें इसमें और क्या क्या निकालना है। हमने स्ट्रेसेस निकाल लिए, सारे बेरिंग स्ट्रेस निकाल लिया, हमने बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लिया, उसके बाद हमें वॉन मैसेज स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट। ये दोनों चीजें जो हैं दीज आर फेलियर थ्योरीज, तो बोथ ऑफ देम इंडिपेंडेंटली टेल अस कि सिस्टम फेल होगा कि नहीं होगा। इनमें से कोई एक यूज करना पड़ता है, हर दोनों नहीं यूज करने पड़ते। तो आप वॉन मैसेज स्ट्रेस को यूज कर लें या फिर मैक्सिमम शियर को यूज कर लें, इस केस में हमने निकालने दोनों है, बट व्हेन यू एक्चुअली चेक, नॉर्मली हम वॉन मैसेज यूज करते हैं, बट यू कैन यूज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एज वेल, सही। दोनों डक्टाइल मटेरियल्स के लिए वैलिड है। तो वॉन मैसेज स्ट्रेस निकालना है, अगर हमें वॉन मैसेज स्ट्रेस निकालने के लिए द फॉर्मूला इज डायरेक्टली अवेलेबल इन द बुक, ठीक है। 5-14 फॉर्मूला है, पीछे के चैप्टर से फॉर्मूला है, स्लाइड्स में रेफरेंस अवेलेबल है, यू कैन मार्क दिस थिंग इन द बुक, वरना in this setting it is going to be an open book open note sort of situation in the exams। अगर कोई एग्जाम हमारे होते हैं मिड और टेक होम वगैरह, तो you always have access to this references in the slides। हमारे पास सिग्मा x सिग्मा y tau yz हमें पता है, बाकी सारी चीजें जीरो हैं, तो सिग्मा z इज जीरो, तो xy is 0, so zx is 0, so whatever is left we can plug it in and we can calculate our वॉन मैसेज स्ट्रेस। अब इसका हमें फायदा, हाँ ऐसा पूछो बेटा। सही बताया कि ये सिग्मा x सिग्मा y आप बताया कि बेरिंग से सिग्मा x है, सही ये है, तो ये हमेशा ये रहेगा, चेंज होता रहता है ये। देखो दिस ऑल डिपेंड्स कि आप ने एक्सिस सिस्टम कैसे डिफाइन किया हुआ है ना। हम अगर अपना एक्सिस सिस्टम सेम रखेंगे तो ये हमेशा सेम रहेगा। हमने अभी अपना एक्सिस सिस्टम इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि अगर हमारे पास एक पावर स्क्रू है, ठीक है, तो उसमें जो एक्सिस है आपके पास, जो लेंथ है दैट इज y, और जो इसका क्रॉस सेक्शन बन रहा है द क्रॉस सेक्शन इज इन xz, ठीक है। तो हम ये बात इस वक्त कर रहे हैं।
व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि जो आपके पास अगर आप स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको याद हो ना, तो अगर आप इस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और आप उस जो आपका जो रोटेटेड सिस्टम है, ट्रांसफॉर्म सिस्टम है स्ट्रेसेस का, उसके अंदर वॉन मैसेज स्ट्रेस कैलकुलेट करें, यू विल फाइंड दैट बोथ द स्ट्रेसेस आर एक्चुअली द सेम। ठीक, वॉन मैसेज स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस सिस्टम। तो यानी कि अगर मैं अपना एक्सिस सिस्टम ऐसे बनाऊं या मैं अपने एक्सिस सिस्टम को रोटेट करा दूं, तो आई रोटेट माय एक्सिस सिस्टम लाइक दिस, मैंने z के अबाउट रोटेशन करी, मेरा वन मैसेज स्ट्रेस इज गोइंग टू रिमेन द सेम। अगर ये चेंज हो रहा होता फिर तो मैं फेलियर चेक ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं बोलूँ मैंने जो एक्सिस सिस्टम दिया उसमें तो सिस्टम फेल हो रहा है, आपने जो एक्सिस सिस्टम दिया उसमें सिस्टम फेल नहीं हो रहा। तो ये स्ट्रेस मेजर्स बनाए इस तरीके से गए हैं कि ये इंडिपेंडेंट है कि एक्सिस सिस्टम कैसे लिया गया। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स तो चेंज होते रहेंगे, अगर मैं एक्सिस सिस्टम चेंज कर दूंगा मेरा सिग्मा एक्स प्रॉब्ली सिग्मा जेड बन जाए, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स बन जाए, टॉ वाई जेड हो सकता है मेरा टॉ एक्स वाई बन जाए। बट व्हेन आई एक्चुअली कैलकुलेट माय वॉन मैसेज स्ट्रेस की वैल्यू ट्रांसफॉर्म सिस्टम में भी सेम निकल के आएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सिस सिस्टम यूज्ड टू डिफाइन स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये पॉइंट का ख्याल रखिएगा, वॉन मैसेज स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके कंपोनेंट्स पे फर्क पड़ेगा। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जो डिफाइंड चीजें हैं उनको उसी तरीके से ले लेंगे हम, जो स्टैंडर्ड हमने अभी अज्यूम किया हुआ है एक्सेस का। नाउ ठीक है, तो वॉन मैसेज स्ट्रेस निकल के आ गया। वॉन मैसेज स्ट्रेस हम यूज कैसे करते हैं? वी कैन कंपेयर दिस टू आवर यील्ड स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेसेस है ना, यहाँ पे वी हैव सिग्मा एक्स, वी हैव सिग्मा वाई, वी हैव टॉ वाई जेड। तो अगर मुझे अपनी यील्ड स्ट्रेस को, या फिर लेट्स से अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करा के एक अलाउबल स्ट्रेस निकाल लेता हूँ, इसको मुझे कंपेयर कराना है किसी स्ट्रेस क्वांटिटी से। मुझे इंश्योर करना है कि स्ट्रेस मेरे अलाउबल स्ट्रेस से कम रहे। ठीक है, तो विच वन डू आई यूज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई या टॉ वाई जेड? तो हमने किया हुआ क्या है, हमने तीनों को यूज करते हुए एक इक्विवेलेंट इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लिया। तो हम इसको इक्विवेलेंट स्ट्रेस भी कहते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट स्ट्रेस, ये सारे इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस हैं। तो दिस इज इक्विवेलेंट स्ट्रेस जिसमें सारे स्ट्रेस कंपोनेंट्स का इफेक्ट कंबाइन होकर आ रहा है, और ये एक्सिस सिस्टम से भी इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमने सिर्फ अब ये इंश्योर करना है कि आप अपने वॉन मैसेज स्ट्रेस को अपने अलाउबल स्ट्रेस से कंपेयर करें। ठीक हो गया? इसमें कोई मसला हो तो प्लीज मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो राइट, तो एक तो चीज ये वाली हो गई कि हमें वॉन मैसेज स्ट्रेस इज वन ऑफ द फेलियर थ्योरीज एंड वी कैन यूज दिस। दूसरी फेलियर थ्योरी जो है, दैट इज एक्चुअली, आई एम गोइंग टू स्किप दिस स्लाइड, मैं इसमें वापस आ रहा हूँ। दूसरी थ्योरी जो है, दैट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी निकालने के लिए यू नीड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। आप लोगों ने प्रॉब्ली 2D के अंदर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़े होंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज के प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होते हैं कि अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम कर लूँ जिसके ऊपर मेरे पास स्ट्रेसेस हैं, ठीक है, तो क्या मैं इन स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ? आई कैन। तो मैंने अभी अज्यूम ये किया हुआ कि ये मेरा एक्सिस सिस्टम, कैन आई रोटेट दिस इनटू अ डिफरेंट एक्सिस सिस्टम? मैं क्या कोई रोटेटेड एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर सकता हूँ एट एन एंगल थीटा, एंड कैन आई फाइंड आउट कि इस सिस्टम के अंदर मेरा सिग्मा एक्स प्राइम, सिग्मा वाई प्राइम और तो एक्स प्राइम वाई प्राइम क्या होगा? वी कैन डू इट। आप लोगों ने इसके मॉम 1 के अंदर फॉर्मूले भी देखे हुए हैं, और मोहर सर्कल भी होता है, मोहर सर्कल भी यूज कर सकते हैं। क्या मैं कोई एक ऐसा एक्सिस सिस्टम आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जिसमें शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाए? तो मैं एक और एक्सिस सिस्टम बना रहा हूँ, इसको मैं 1 और 2 कह रहा हूँ एक्स वाई की जगह। इस एक्सिस सिस्टम की बात यह है कि जब मैं इस सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो मेरा शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाता है। ठीक है, तो जो मेरा ये वाला सिस्टम है, इन एक्सिस को कहते हैं हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये जो स्ट्रेसेस है मेरे पास, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, these are called my principal stresses. Principal stresses are always normal stresses, इसमें कोई shear stress नहीं। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेबल है ऑन
3 डायमेंशंस एज वेल, ठीक है। तो 3 डायमेंशंस के अंदर हम 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालेंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। वो कैसे निकालते हैं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। निकालने का तरीका ये है आपकी केस में कि वी हैव एन इक्वेशन हियर, अगेन इक्वेशन का रेफरेंस आपके पास अवेलेबल है। इक्वेशन की फॉर्म जो है ना, इक्वेशन की फॉर्म बेसिकली ये है। तो इक्वेशन अगर आपको देखने में मुश्किल लग रही है तो इक्वेशन इज एसेंशियली दिस, ठीक है। ए बी सी जो है वो स्ट्रेस कंपोनेंट्स की फॉर्म में निकाले हैं। तो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड को सम से ए निकाला हुआ है, एक्स वाई जी स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस को मिला के बी निकाला हुआ है, और सी भी ऐसे निकाला हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ये क्यूबिक इक्वेशन में मैं ए बी सी के न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालूं, आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द रूट्स ऑफ एक्स यूजिंग माय कैलकुलेटर, डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकल आएगा। तो अब हमारे केस में और आसानी ये है कि बहुत सारे स्ट्रेस कंपोनेंट्स जीरो, तो बहुत सारी टर्म्स चली जाएंगी, ठीक है। तो लेट मी रिमूव दिस, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है नाउ। तो अब हमारे पास सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ वाई जेड रह गया, बाकी सारी चीजें खत्म हो गई। तो अगर हम अपनी न्यूमेरिकल रिजल्ट्स को जो हमने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ वाई जेड के निकाले हैं इसके अंदर प्लग इन कर दे, तो यू आर गोइंग टू गेट एन इक्वेशन इन सिग्मा। सिग्मा हमारा वेरिएबल है जिसके मैं रूट्स निकालने कैलकुलेटर में, सिग्मा, सो सिग्मा बिहेव्स लाइक एक्स, ठीक। इसको मैं कैलकुलेटर में सॉल्व करूंगा, 3 रूट्स निकल के आएंगे सिग्मा के, 1 2 3। The only thing you need to understand here कि तीनों को आपने अरेंज रखना है। तो कैलकुलेटर में भी नॉट गिविंग यू रिजल्ट्स इन let's say descending order, maximum to minimum order में नहीं दे, but sigma 1 is always going to be the maximum sigma here and sigma 3 is going to be the minimum value, sigma 2 बीच वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके जो रूट्स हैं जब आप लिख रहे होंगे तो आप sigma 1, sigma 2, 3 को ऑर्डर में लिखेंगे मैक्सिमम टू मिनिमम। सही हो गया। अब जब आप मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना इज वेरी डायरेक्ट। अगर आपके पास सिग्मा 1 2 3 निकल के आ गया तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकल के आ जाता है, ठीक। आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को यूज करके वॉन मैसिव स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं। अब ये वो पॉइंट है कि देखिए प्रिंसिपल जो एक्सेस होते हैं ना, कि जो हमने बोला था कि अगर हम लेट्स मी गो बैक हियर, अगर मैं एक ऐसा एक्सेस सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता हूं जिसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, ये एक्सेस सिस्टम का थीटा मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये एक्सेस सिस्टम का थीटा खुद ब खुद निकल के आता है। तो प्रिंसिपल एक्सेस आर यूनिक। अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रेस की स्टेट है, कोई भी स्ट्रेस की स्टेट है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई, कोई भी स्ट्रेस की स्टेट है, इसके अंदर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्सेस सिस्टम इज यूनिक, ये चेंज नहीं हो सकता। तो लेट्स गेट बैक हियर। तो बेसिकली अगर मैं अपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को यूज करके भी अपना वॉन मैसिव स्ट्रेस निकाल सकता हूँ, उसका मतलब ये है कि मेरा वॉन मैसिव स्ट्रेस जो है एक्चुअली दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट्स, ठीक हो गया। तो दिस इज बेसिकली इट ये वाले सवाल के लिए। We have 5 more minutes before this class ends, so we can continue. अगर बीच में क्लास एंड होने वाली होगी तो we can stop and rejoin. मेरे पास I probably need like 6-7 more minutes to end this entire thing. अभी हमने जो काम करना है मुझे करना है कि एक और न्यूमेरिकल है, दिस इज सिंपलर देन द लास्ट वन। बिफोर आई डू दिस, जो हमारी लास्ट एग्जांपल है इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, then we can move forward. वैसे any question? मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस इसी फॉर्म में मालूम करना पड़ेगा हमें टीम वाले। यस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए आपको पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने पड़ेंगे। वॉन मैसेज के लिए आपको पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने की जरूरत है। पीछे 0.38 एक एफ 0.38 एफ था, वो नंबर 1 फ्रेड पता था, ये उसमें बेंडिंग स्ट्रेस लिखा हुआ था। अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस सेकंड में कर ले तो मसला है क्या कुछ? हाँ ना, सेकंड फ्रेड में उसकी वजह ये होगी कि वो इससे कम आएगा। जब आप लोड को 0.25 एफ कर देंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो हम तो यहाँ पे वो देखना चाह रहे हैं कि आपके सिस्टम के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस की क्या स्टेट बन रही है, ऐसा डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, डिजाइन करना है, सही। राइट, तो और कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। मुझे बस
30 सेकंड्स दे दो, लेट मी, बल्कि सिर्फ 10 सेकंड्स मुझे चाहिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट। जी, तो कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम पिछली वाली से आसान है, तो इसमें कोई स्ट्रेसेस वगैरह नहीं निकालने। इसमें एक्चुअली हमें पूछा भी है कि मेरे पास एक पावर स्क्रू है, उसके में इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें लोड की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, फ्रिक्शन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, कॉलर की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कि एक सर्टेन स्पीड पे लोड को मूव करने के लिए मुझे कितनी पावर रिक्वायर्ड हो, मैं कितनी पावर अप्लाई करूं सिस्टम के अंदर। लेट्स से कि मैं कोई मोटर से ऑपरेट कर रहा हूं, मैं कितनी मोटर को कितनी मैकेनिकल पावर स्क्रू पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ऑपरेट दिस थिंग एट द डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो पता क्या क्या हमें पता है कि वी नीड टू कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड। हमें एक डायमीटर गिवन है 1.5 इंच पावर स्क्रू है, तो दिस इज द डायमीटर। इट हैज डबल स्क्वायर थ्रेड्स, यानी दो पैरेलल में थ्रेड्स चल रहे हैं। पिच इज 0.25 इंचेस। उन्होंने हमें एक स्पीड भी बताई हुई है कि जिस स्पीड से नट और स्क्रू आपस में रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, तो दैट्स 2 इंचेस पर सेकंड। लोड जो हमारे पास है एप्लीकेबल, दैट इज 2.2 किलो पाउंड्स, जिसको हमने लिफ्ट करना है। फ्रिक्शन हमें पता है फॉर द थ्रेड्स एंड फॉर द कॉलर, और कॉलर का मीन डायमीटर भी हमें पता है, तो काफी इन्फॉर्मेशन हमें पता है। तो अगर हम अपने डाटा को कलेक्ट कर लें तो हमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये पता है कि हमारा डायमीटर 1.5 इंचेस है। अब इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि डायमीटर जब भी गिवन होता है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, दिस इज द आउटर डायमीटर। अगर किसी भी चीज का आपको स्क्रू का डायमीटर गिवन है, दैट्स द आउटर डायमीटर। अगर कोई और होगा तो स्पेसिफाई होगा कि ये रूट डायमीटर या फिर पिच या मीन डायमीटर की बात होगी। अगर नहीं लिखा हुआ तो ये आउटर है। हमें ये पता है कि हमारे पास दो पैरेलल थ्रेड्स हैं। हमें ये पता है कि पिच इज 0.25 इंचेस। स्पीड जिससे हमें मूव कराना है, दैट्स 2 इंचेस पर सेकंड। इसको कैसे ट्रीट करना है, विल टॉक अबाउट दिस। लोड इज 2.2 किलो पाउंड्स, तो KIPS is किलो पाउंड्स। Friction is 0.1 in the threads and 0.15 in the collar, and the collar diameter is 2.25 inches. सही। हमें निकालना क्या, हमें निकालनी है पावर। पावर इज some sort of load multiplied by some sort of velocity। ठीक है, तो ये चीज होपफुली आपको अभी याद है। वर्क इज फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, या फिर T टाइम्स थीटा, टॉर्क टाइम्स थीटा। पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, या फिर टॉर्क टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हमें इस सिस्टम को क्या की पावर निकालनी है, तो फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट द टॉर्क and we need to calculate the rotation speed omega। ठीक हो गया। हम रेसिंग टॉर्क की बात करेंगे, बिकॉज फॉर रेसिंग वी नीड मोर टॉर्क। ठीक है, तो जो पावर रिक्वायरमेंट रेसिंग टॉर्क से निकल के आएंगी, दोज आर गोइंग टू बी मोर देन द लोअरिंग टॉर्क। तो हम हमेशा ज्यादा चीज के लिए डिजाइन करते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, TR निकालने के लिए। TR निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक, तो TR हमारे पास जो है, दैट इज load times dm divided by 2 multiplied by, this is L is the lead, F is the thread friction। इसमें हमारे पास फोर्स नोन है, फ्रिक्शन नोन है। तो हमें लीड नहीं पता और हमें मीन डायमीटर भी नहीं पता। हमारे कॉलर फ्रिक्शन भी पता है, कॉलर का डायमीटर भी पता है, फोर्स भी पता है। तो हमें दो चीजें अननोन है। अगर हम वो निकाल लेते हैं तो हम इससे TR कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीड, इफ यू रिमेंबर, इज कि एक रेवोल्यूशन में आपका जो नट और स्क्रू है, इनके रिलेटिवली कितना डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, एंड दिस इज n टाइम्स p। ये हम पिछले एग्जांपल में यूज भी कर चुके हैं। हमारे केस में वी हैव टू थ्रेड्स इन पैरेलल, द पिच इज 0.25, देन लीड कम्स आउट टू बी 0.5 इंचेस। ठीक हो गया। DM निकालना है, DM इज इक्वल टू P माइनस D माइनस P/2। ये कैसे आया, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्केच ड्रॉ करके आपको समझा सकता हूँ। तो जो मेरा
एक्चुअली स्क्रू होगा उसके दोनों साइड के ऊपर थ्रेड्स होंगे, राइट? तो अगर मैं इसमें अपनी डायमेंशन शो करूं तो दिस इज माय आउटर डायमीटर डी, तो मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ. दिस इज रूट डायमीटर and this is the mean diameter. ये जो डेप्थ है this is p/2 और क्योंकि मीन हाफ से आ रहा है तो जो हाफ डेप्थ है that's p/4. ये दोनों साइड पे p/4 की डेप्थ आ रही है. तो d माइनस dm अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, यानी टोटल d में से मैं dm सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, तो मेरे पास एक ये वाला गैप भी आ रहा है और ये वाला गैप भी आ रहा है. एक d माइनस dm इज इक्वल्स टू p/4 प्लस p/4, दोनों साइड का गैप ऐड करा दिया तो इट बिकम्स p/2. इससे मैं आई एम कैलकुलेटिंग माई dm डायरेक्टली. ठीक है, तो उसको मैंने रीअरेंज कर दिया तो आई एम गेटिंग माई dm. dm निकालना है, इट्स कमिंग आउट टू बी 1.375. d भी मुझे पता था सिस्टम का, p भी पता था, आई जस्ट प्लग्ड इन द वैल्यूज. tr के फॉर्मूले के अंदर प्लग एवरीथिंग इन, यू आर गोइंग टू गेट योर tr वैल्यू. अब tr के अंदर हमने देखा कॉलर फ्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट पहले से किया हुआ है, तो tr इनकॉर्पोरेट्स द एंटायर थिंग. अगली जो चीज है, हमें रोटेशन स्पीड भी निकालनी है. इसको निकालने के लिए थोड़ा सा ना हमें समझना पड़ेगा. वो ये कि अगर हम ये देखें कि मेरा लेट्स से कि थ्रेडेड स्क्रू है, तो मैं भी सिर्फ सिंगल थ्रेड स्क्रू की बात कर रहा हूँ. तो ये मेरी लीड है, तो मेरा जो भी नट होगा दैट इज गोइंग टू मूव इन वन रेवोल्यूशन. अगर मैं इसको वन रेवोल्यूशन देता हूँ, इट इज गोइंग टू मूव बाय एन अमाउंट इक्वल टू द लीड. तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई नट है तो लेट मी जस्ट चेंज कलर्स. तो लेट्स से कि आई हैव a nut placed here. In one revolution it is going to move by an amount which is equal to the lead. तो इसके इस अगर मैं बॉटम सरफेस के बीच में डिस्टेंस चेक करूँ दोनों स्टेट्स में, तो दैट इज इक्वल टू द लीड. तो एक रेवोल्यूशन में लीड आ रहा है. अगर मुझे डिस्टेंस x मूव कराना है, तो लेट्स से मुझे डिस्टेंस x ट्रेवल कराना है, तो मैं कितने रेवोल्यूशंस दूं? तो अगर मैं x को लीड से डिवाइड करा दूं, तो लेट्स से कि x इज इन इंचेस एंड लीड इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल पर रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन में है ना, तो द रिजल्ट comes out to be रेवोल्यूशन ऊपर चले जाएगा, the result comes out to be in revolutions. सही है. तो ये रेवोल्यूशंस ये वो है कि इतने रेवोल्यूशंस देंगे तो आप डिस्टेंस x ट्रेवल कर सकते. आई कैन डू द सेम थिंग विद वेलोसिटी. तो अगर मैं ये बोलूं कि ये पूरा काम 1 सेकंड में हो रहा है, तो दिस इज x inches per second and this is just the dimensions कि इतने 1 इंच में इतना रेवोल्यूशन ट्रैवल कर. तो दिस सेकंड एक्चुअली स्टेज हियर. अगर मैं इसको 1 सेकंड के ऊपर बात करना शुरू कर दूं ना, इफ दिस इज पर सेकंड तो दिस बिकम स्पीड. तो हम इसको स्पीड की टर्म्स में भी रिलेट करा सकते हैं. वेलोसिटी अपॉन लीड इज इक्वल्स टू, लेट्स से अगर मैं डायमेंशन में लिखना चाह रहा हूँ, इंचेस पर सेकंड डिवाइडेड बाय इंचेस पर रेवोल्यूशन gives me results in revolutions per second. तो ये वाला काम हमने यहाँ पे यूज करना. तो लेट मी क्विकली रिमूव दिस थिंग एंड लेट्स सी के ओके. तो वेलोसिटी हमें पता है 2 इंचेस पर सेकंड, लीड हमें पता है 0.5 इंचेस. वी कैन डिवाइड v by l to find out our rotation speed comes out to be 4 revolutions per second. और इसको मैं rpm में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. अगर पर सेकंड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और मुझे उसको पर मिनट लेके जाना है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ. मैं इसको रेडियंस पर सेकंड में भी लिख सकता हूँ. तो रेडियंस पर सेकंड में लिखने के लिए
हम क्या कर सकते हैं रेडियंस पर सेकंड में लिखने के लिए, वी सिंपली नीड टू टेक 2 पाई एन डिवाइड बाय 60, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टली रेवोल्यूशंस पर सेकंड को लेके जाना चाह रहा हूँ तो मुझे इसको 2 पाई से सिर्फ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इन रेडियंस पर सेकंड। मैंने यहाँ पे आरपीएम भी निकाल दिया, तो जस्ट टू शो यू डोंट नीड दिस। आप डायरेक्टली आरपीएस से यू कैन फाइंड आउट रेडियंस पर सेकंड बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 पाई इफ यू वांट। ओमेगा निकल के आ गया, तो पावर दैट वी नीड एक्चुअली इज टी टाइम्स ओमेगा। तो हमें टी आर भी पता है 7.1। दिस इसके यूनिट्स हमारे पास हैं पाउंड फोर्स इंच, सही है। इसकी यूनिट्स हमारे पास है रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, रेडियंस इज नॉट अ यूनिट, ठीक है। इसमें इंच पर सेकंड भी आना चाहिए, मैं पर सेकंड लिखना यहाँ पे भूल गया। तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा, सिंस दिस इज इन पाउंड फोर्स इंच, द रिजल्ट इज 17,618.23 पाउंड फोर्स इंच। दिस इज पर सेकंड, दिस इज द पावर दैट वी नीड। अगर मुझे इंचेस को फीट में लेके जाना है, मैं 12 से डिवाइड कर सकता हूँ। मैंने 12 से डिवाइड किया, मैं फीट के अंदर आ गया। सो दिस इज पाउंड फोर्स फीट पर सेकंड। 550 पाउंड फोर्स फीट पर सेकंड इज इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। तो अगर मैं 550 से डिवाइड कर रहा हूँ, आई कैन गो देयर। नाउ फॉर यू गाइस दीज कन्वर्जंस आर गोइंग टू बी वेरी इजी, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारी एट हैंड होंगी, ठीक है। आपके पास बुक भी अवेलेबल है, आपके पास गूगल भी अवेलेबल है। यू विल बी एबल टू कैरी आउट दिस कन्वर्जंस वेरी डायरेक्टली। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दीज नंबर्स, मुझे भी नहीं आता। मैंने जब ये कन्वर्ट करना तो मैंने गूगल किया, ठीक है। तो this is the basically the power that needs to be applied to the power screw in order to move our load at the required speed, ठीक है। इस पे स्पीड की भी इंपॉर्टेंस है। अगर स्पीड चेंज कर देंगे तो पावर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। इसमें कोई इशू है, पूछो मुझसे प्लीज। तो हमने किया ये है कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने पहले टी आर निकाला है और फिर हमने वेलोसिटी निकाली है, उससे हमने पावर निकाली। जी इसमें रेडियन का नहीं है, रेडियन का चाहिए। रेडियंस इज नॉट अ यूनिट व्हिच इज रिटेन्ड। रेडियंस जो है ना, कोई ऐसा यूनिट इस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो रेडियंस कभी भी रिटेन नहीं होता, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बात करूं कि मैं वर्क निकालना चाह रहा हूं, तो लेट मी ट्राई एंड कैलकुलेट वर्क। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ सिंपल। अगर मैं वर्क निकालना चाह रहा हूँ टॉर्क टाइम्स थीटा से, तो टॉर्क इज इन न्यूटन मीटर, थीटा इज इन रेडियंस, बट वर्क के यूनिट्स भी न्यूटन मीटर ही है, विच इज जूल्स। तो रेडियंस कहीं भी, रेडियंस इज नॉट रिटेन, रेडियंस इज नॉट एन एक्चुअल यूनिट, सही, ठीक है। और कुछ अगर नहीं है तो लेट्स स्टॉप हियर। अटेंडेंस आप लोग लिखते हैं, ये चैट बाय डिफॉल्ट अब इसमें डिसेबल होने लग गई, तो लेट मी इनेबल द चैट। मैंने चैट इनेबल कर दी। यू कैन राइट योर अटेंडेंस नाउ। आप अटेंडेंस लिख दीजिए एंड देन यू आर फ्री टू लीव। किसी को क्वेश्चन है तो आई एम हियर, बट इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन यू कैन लीव नाउ। सर वो आपको मैंने फॉर्मूला बता दें मेरे किसी को, रोटेशनल स्पीड का। रोटेशन स्पीड का बता दूं? ओके, हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास एक थ्रेडेड स्क्रू है, ठीक है। इसके ऊपर वी हैव अ नट है, दिस इज नट। अगर मैं इस लेट्स से कि मैंने नट को ना ग्राउंड किया हुआ है, तो नट इज ग्राउंडेड, और मैं अपने बोल्ट को जब एक रेवोल्यूशन दूंगा तो क्या होगा, बोल्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब ये कितना मूव करेगा एक रेवोल्यूशन में? ये मूव करेगा बाय एन अमाउंट व्हिच इज इक्वल टू द लीड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहां से हम ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे एक सर्टेन डिस्टेंस मूव करना हो
तो मुझे कितने रेवोल्यूशंस देने पड़ेंगे, दैट वी कैन फाइंड आउट बाय x अपॉन l। तो अगर मैं इसकी यूनिट देखूं, दिस इज लेट्स से मीटर्स या इंचेस, दिस लीड इज meters per revolution. So the result that comes out to be, the result is revolutions. ठीक है? Same thing I can do per second as well. तो अगर मैं ये पूरा काम मैं ये बोलूँ कि मैं 1 सेकंड में इसको x मीटर्स मूव करना चाह रहा हूँ, तो मुझे 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन देनी पड़ेगी? I am still doing the exact same thing. ठीक है? तो बट अब मैंने ये जो मेजरमेंट्स यहाँ पे यूज की हुई है, आई एम सेइंग दैट दीज मेजरमेंट्स नाउ आर फॉर 1 सेकंड ओनली। तो व्हाट आई गेट इज आई गेट रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 1 सेकंड में मूव करना चाह रहा हूँ 2 इंचेस, तो मैं 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन दूँ? रिजल्ट केम आउट एज 4 रेवोल्यूशंस। 1 सेकंड में आप 4 रेवोल्यूशन देंगे तो आप 1 सेकंड में 2 इंच मूव कर सकते। तो वो हमने जो डिस्टेंसेस के रिलेशनशिप थे उनको वेलोसिटीज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिक बात। ठीक, अटेंडेंस आप लोगों ने लिख दी है। अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन स्टॉप हियर।